बहुत बहुत स्वागत आप सबके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बात पहले करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी आरक्षण को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। नारायणपुर के मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। सदन में धर्मांतरण का मुद्दा उठ सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। और छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का पेच उलझता जा रहा है। राजभवन से फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होने के चलते प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। आज कांग्रेस आरक्षण को लेकर बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस साइंस कॉलेज मैदान में जन अधिकार रैली करेगी। इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि रैली में 60 से अधिक समाज के लोगों का समर्थन है। सभी 90 विधानसभा सीटों और 307 ब्लॉक के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, यह भी दावा है। कांग्रेस के आला नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। कुमारी शैलजा वो भी आज रायपुर पहुंचने वाली हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, आज विधानसभा में आरक्षण को लेकर हंगामा ये तय है और आज कांग्रेस सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ते हुए दिखाने की कोशिश करेगी। खबर यह भी है कि कुमारी शैलजा भी पहुंचेंगी। ममता, बिल्कुल। देखिए, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और शीतकालीन सत्र के इस दूसरे दिन में जो आरक्षण संशोधित विधेयक है उस पर लेकर आज भी हंगामे के आसार हैं। और इसके साथ ही जो नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर जो लगातार बवाल मचा हुआ है, वहाँ पे अशांति का वातावरण है, उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस की जन अधिकार रैली है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर जो राजभवन से दस्तखत नहीं हुए हैं उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने हैं। और कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का कहना है कि सदन में तो हम अपनी बात रख ही रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और इसी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने करीबन 70 से ज़्यादा समाज के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी थी और उनसे बातचीत की थी। उनका दावा है, कांग्रेस का दावा है कि करीबन 60 से ज़्यादा समाज प्रमुखों ने इस जन अधिकार रैली में अपने लोगों के साथ में शामिल होने का जो है वो आश्वासन दिया है। और उनका दावा है कि 60 से अधिक समाज प्रमुख जो एक समाज के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि जो सतनामी समाज है उसने इनकार कर दिया है और वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा था जब तक कि जो 16% आरक्षण जो है उनका वापस उन्हें नहीं मिल जाता। दूसरी बात अगर हम बात करें और भी कुछ आपत्तियां उनको थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा जो है 9:40 को राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उन्हें लेने के लिए जाएंगे और इसके बाद दोनों ही जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है नया रायपुर में, जो मेला स्थल है वहां का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे। ये जो जन अधिकार रैली है उसके जरिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। यही वजह है कि हर विधानसभा से करीबन 10 से 12 हजार लोगों को कम से कम लाने के लिए कहा गया है। और जो 307 ब्लॉक है वहां से भी जो पूरे लोग जो है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए कहा गया है। वहाँ जो जन अधिकार रैली के साथ ही वो राजभवन की तरफ कूच करेंगे और राजभवन का घेराव भी करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा प्रदर्शन है और लगातार हम देख रहे थे कि अभी जो है विधानसभा के पहले कांग्रेस और बीजेपी लगातार जुबानी जंग कर रहे थे। अब विधानसभा में आमने सामने है और इसके साथ अब जन अधिकार रैली के जरिए जो है वो राजभवन से भी जो है वो आमने सामना करने की तैयारी कांग्रेस जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब रुक करेंगे भोपाल का। शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, चुनावी साल में कैबिनेट की ये पहली बैठक और कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी।
सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, चुनावी साल में पहली ये कैबिनेट बैठक होगी, क्या कुछ खास रंजना? जी ललित, बिल्कुल नए साल की पहली कैबिनेट बैठक है, शिवराज कैबिनेट की ये बैठक है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी और कई जो अहम प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी भी मिलेगी, जिसमें ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और जो भोपाल है यहाँ पर पीजी कॉलेज में, मेडिकल की पीजी कॉलेज में जो सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं बुरहानपुर में भाजपा का जो कार्यालय है उसको 3000 वर्ग फीट की जमीन देने को जो प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा और इसको भी मंजूरी मिल सकती है। और पंचायत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों की पुरस्कार की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर भी आज मंजूरी मिल सकती है, यानी राशि को बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। और इसी के साथ ही अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की संभाग स्तर पर जो आकांक्षी कोचिंग योजना है उसके प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिलेगी। और शौर्य दल जो गठन किया गया था मध्य प्रदेश में उसमें अलग अलग मदों में व्यय करने को लेकर जो आज का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। और खास करके अगर राजस्व विभाग की भूमि के परिसंपत्ति का निर्वर्तन का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट में रखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है चर्चा होने के बाद। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन रंजना, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और अहम खबर को लेकर भी हम रंजना से चर्चा करेंगे और ये खबर जुड़ी हुई है स्वास्थ्य महकमे से। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार चल रही है, आज है 20वां दिन। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन जारी है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी है। 2 मांगों को लेकर यह आंदोलन जारी है। परमानेंट करने की मांग है। कल उमा भारती ने भी कहा, उन्होंने सवाल की शक्ल में दरअसल ये पूछा है कि जिन पर फूल बरसाए गए थे लाठी बरसाने की नौबत आ क्यों रही है। सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रंजना, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार चल रही है। प्रभुराम चौधरी भी अपील कर चुके हैं और भी कई लोगों ने कहा कि हड़ताल पहले खत्म कर दें। इन सब के बीच कहीं कोई पहल नहीं हो रही है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल अब जो बातचीत की कमी है वो जरूर इस हड़ताल के आड़े आ रही है और जो बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिशें हैं वो शायद यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि करीब 20 दिन हो गए हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। और ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं जरूर बेपटरी हो रही हैं, लेकिन जो विभागीय मंत्री हैं जो उनका यही कहना है कि फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ रहा है। और मांगों को लेकर जो अड़चन है वो यही है कि मंत्री और विभाग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ लिखित एक कोरा आश्वासन ही दिया जा रहा है और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस बार आश्वासन को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका यही कहना है कि इससे पहले भी कई बार कोरे आश्वासन दिए गए, लेकिन इस बार जब तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समय नहीं दिया जाएगा कि 15 से 20 दिन या इतने दिनों के भीतर हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, तब तक ये जो हड़ताल है खत्म नहीं होगी। और इसी हड़ताल के बीच, क्योंकि प्रदेश भर में 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है और आज पोलियो बूस्टर अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है ललित। और इस अभियान में एएनएम और स्टाफ नर्स की भी जरूरत पड़ती है जो भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल में समर्थन दे रही हैं। तो आज का ये जो पोलियो बूस्टर अभियान है वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्रभावित जरूर हो सकता है, क्योंकि जब एएनएम नहीं होती है तो सीएचओ से सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन सीएचओ भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल है। तो आज का ये जो पोलियो बूस्टर अभियान है ये जरूर ग्रामीण इलाकों में प्रभावित जरूर होगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि उन्होंने सारी तैयारियां कर ली है। अब देखना यही होगा कि इस हड़ताल से अभियान प्रभावित होगा या नहीं होगा और कब तक विभागीय मंत्री हैं और स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य विभाग है जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मांगों को मानेगा और जल्द से जल्द हड़ताल खत्म होगी। क्योंकि अब ये जो हड़ताल है इसने सियासी रंग जरूर ले लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को समर्थन दिया है और ये भी कहा है कि सरकार को अब इनकी मांगे जल्द से जल्द माननी चाहिए और हड़ताल को खत्म करने का जो रास्ता है वो निकालना चाहिए। और कल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी जो बयान है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के समर्थन में वो जारी किया था। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। इंदौर का रुख करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की बैठक खत्म हो गई है और 4 लाख नए सदस्य बनने का दावा किया गया है। इंदौर में 5 दिनों तक बैठकों के सिलसिले चले हैं। सेवा, सुरक्षा और संस्कार के संकल्प के साथ
ये बैठक खत्म हुई है। बैठक में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए कानून बनाने की मांग और कई अहम प्रस्ताव इसके लिए पारित किए गए हैं। एमपी के आदिवासी बाहुल्य मालवा प्रांत के 5429 गांव में नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम चलाई गई है। 15 दिनों में करीब 4 लाख नए सदस्य बने हैं। इंदौर शहर से ही 90,000 सदस्य बने हैं। सीधा इंदौर लिए चलेंगे। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बड़ा मैसेज इसके जरिए यहां से विश्व हिंदू परिषद ने दिया है। 4 लाख सदस्यों का दावा किया जा रहा है। एक और खास बात कि लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए कानून बनाने की मांग। मध्य प्रदेश में तो इसको लेकर कानून है। अरुण, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की जो इंदौर है आर्थिक राजधानी, वहाँ पर एक 5 दिवसीय बीएचपी की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उसमें मतांतरण, गोहत्या, धार्मिक कट्टरता और लव जिहाद को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बैठक से निकल कर आई वो थी कि धार्मिक कट्टरता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही लव जिहाद को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवक हिंदू बनकर उनका शोषण कर रहे हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर की गई। और हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि 7 राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बन गया है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, लेकिन बाकी राज्यों को भी इस पर जल्द कानून बनाना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को भी लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए और इसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी में भी संशोधन करने की जरूरत है और इसके लिए एक नया कानून जल्द केंद्र सरकार बनाए। साथ ही जो मतांतरण के मुद्दे हैं जिसमें धर्मांतरण हो रहा है, बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई और इसको लेकर भी सक्रिय रहने की बात की गई। लव जिहाद को लेकर जो युवा हैं उनको एक ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी गई कि किस तरह उन्हें लव जिहाद के मामलों को रोकना है, किस तरह उन्हें थाने तक ले जाना है, थानों में एफआईआर किस तरह दर्ज कराना है और कानूनी लड़ाई इसकी कैसी लड़नी है, इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जो मुस्लिम युवक हैं वो हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उसको लेकर भी विश्व हिंदू परिषद के जो युवा हैं और उनके जो अनुषंगिक संगठन हैं उनको भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहने, उनकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। साथ ही गोहत्या को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित यहाँ पर किया गया कि गोहत्या को रोकना है और साथ ही जो धर्मांतरण हो रहा है उसको भी रोकने की बात इस पूरे 5 दिवसीय आयोजन में कही गई। और ये जो आयोजन था वो मालवा प्रांत में 13 साल बाद ये आयोजन यहाँ पर हुआ है। इसकी मेजबानी मालवा प्रांत को मिली और 4 लाख सदस्य इसमें नए बनाए गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात सर्दी की करेंगे। और खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। भोपाल में घना कोहरा है। प्रदेश में सबसे घना कोहरा दतिया और भोपाल में ही रहा। भोपाल में नए साल की पहली रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। 11 साल में पहली बार रात का तापमान सबसे कम रहा। पचमढ़ी की रात सबसे सर्द रही। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गुना, दतिया, रायसेन यहां पर कोल्ड डे। 5 और 6 जनवरी को मावठा गिर सकता है। 5 और 6 जनवरी को मावठा गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। सागर, रायसेन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सतना, भोपाल, सीहोर, विदिशा, डिंडौरी, दतिया, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, उज्जैन यहां पर घना कोहरा रह सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और आने वाले दिनों तक प्रदेश भर में लोगों को फिलहाल कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसी का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते कड़ाके की सर्दी लोगों को कपकपा रही है। और वहीं कोहरे के चलते लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं क्योंकि देश में दूसरे नंबर पर भोपाल में सबसे ज्यादा घना कोहरा रहा। घना कोहरा
भोपाल के साथ साथ दतिया में भी रहा और राजधानी भोपाल में नए साल की पहली रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही और बीते 11 सालों का जो ये रिकॉर्ड है वो इस बार टूट गया है और पचमढ़ी की रात सबसे सर्द रही और पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग ने फिलहाल 5 और 6 जनवरी को मावठा गिरने की जो संभावना है वो भी जताई है और प्रदेश भर के 16 से ज्यादा शहरों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी फिलहाल लोगों को तेज सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और खबर ग्वालियर से। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते पूरा ग्वालियर चंबल अंचल सर्दी की चपेट में है। रात में कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ गया है। अंचल में रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब रहा। ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान भी 18.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है। सामान्य से 3.2 डिग्री कम है दिन का तापमान। आज कोल्ड डे हो सकता है। कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। उत्तर भारत से आने वाली 12 ट्रेन 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। इसमें श्रीधाम है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका एक्सप्रेस है, ये 5 घंटे की देरी से। पंजाब मेल, गतिमान, ताज एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से। मुंबई ग्वालियर दिल्ली फ्लाइट रद्द हो गई है कोहरे के चलते। और गुना में भी पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। कड़ाके की सर्दी के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रात में भी सर्द हवाओं ने ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 4 दिनों तक कोई राहत नहीं है। सर्दी का सितम लगातार जारी रहेगा। घने कोहरे के चलते कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। सड़क यातायात भी बाधित हुआ है। खबर टीकमगढ़ से, जहां सर्द हवाओं ने मुसीबत बढ़ा दी है। पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। टीकमगढ़ में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल के समय में परिवर्तन नहीं हुआ है। सुबह से कोहरा छाया हुआ है। और सीधा आपको लिए चलेंगे टीकमगढ़। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कड़ाके की ठंड और चिंता की बात यह भी कि अब तक तो स्कूल को लेकर फैसला हो जाना चाहिए था। बच्चों के स्कूल के समय को लेकर ये नहीं हुआ, ये लापरवाही है। राजीव, देखिए ललित, पूरा उत्तर भारत इन दिनों सर्दी की चपेट में है और बुंदेलखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टीकमगढ़ में पारा न्यूनतम 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हो रही है, क्योंकि बच्चे सुबह 7 बजे से स्कूल जा रहे हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में उनको 5 बजे से 6 बजे से उठना पड़ता है, इसके बाद तैयार होना पड़ता है, तब जाकर वो 7 बजे स्कूल पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे कड़ाके की ठंड में स्कूल जा रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है स्कूल के समय में परिवर्तन का, तो जिसके यह बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा ठंडी से प्रभावित हो रहे हैं और मौसम भी लगातार गिरता, पारा भी लगातार गिरता जा रहा है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बादल भी सुबह से छाए हुए हैं और कोहरा भी छाया हुआ है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। पेंड्रा से बड़ी खबर है, सावधान करने वाली खबर। दरअसल आग तापने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 6 साल का एक बच्चा झुलस गया है। आग में ये बच्चा झुलस गया है, गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए इसे बिलासपुर भेजा गया है। मरवाही के रंटगा गांव की ये घटना है। ठंड में सावधान करने वाली खबर।
और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब घर बैठे ऑनलाइन पूजन करवाने की सुविधा मिलने लगेगी। पहले श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर में आने के बाद पुरोहितों से बात करनी पड़ती थी। इसके बाद मंदिर समिति के काउंटर पर जाकर रसीद कटवाने के बाद पूजन होता था। लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर समिति ने नई योजना शुरू की है। श्रद्धालु घर बैठे ही अब ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेंगे। ये देख सकेंगे कि कौन से पुरोहित उनकी पूजा करवाएंगे। उनका टोकन नंबर भी SMS के माध्यम से मोबाइल पर आ जाएगा। श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर.com पर जाकर अपने पूजन के लिए जरूरी जानकारी देनी होगी, बुकिंग करनी होगी। कूपन जनरेट हो जाएगा जिसमें कि आपके पास डेट, टाइम और पुरोहित जी का नाम और नंबर डिटेल्स रहेंगी, और वो डिटेल्स आपके पास भी रहेंगी जो पूरा जनरेट करवाएगा, और जिनके पास जिससे आप करवाना चाहते हैं उनके पास भी रहेंगी। इस प्रकार से पहले से ही व्यक्ति जब दर्शन के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा है वो अपनी अभिषेक की प्लानिंग भी कर पाएगा। दोनों चीजें होंगी। इससे जो अभिषेक कराना चाहते हैं उनको अपनी प्लानिंग में प्लान कर पाएंगे वो लोग, और बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ अभिषेक भी कर पाएंगे। सीधा उज्जैन लिए चलेंगे। सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज से पूजन ऑनलाइन, विस्तार से जानकारी दें। जी देखिए, पहले जो श्रद्धालु उज्जैन आते थे महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने, तो उनको जो जैसे रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र जैसे जाप कराना होते थे, तो इसके लिए उन्हें पहले ना काउंटर पे जाना पड़ता था। उसके बाद फिर रसीद कटानी पड़ती थी, फिर पुरोहित को ढूंढना पड़ता था, तो काफी परेशान होना पड़ता था। इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन समिति ने निर्णय लिया कि क्यों ना इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि जो है श्रद्धालु जो आते हैं बाहर से उनको ये पता रहे कि उनको वेबसाइट पे आके ये करना होगा कि सिर्फ अपनी पूजा सिलेक्ट करनी होगी। उस पूजा सिलेक्ट करने के बाद में जो पुरोहित होगा, जो क्रम से चलते रहेंगे पुरोहित, जिसका नंबर होगा उस नंबर पे जाके वो पूजा पुरोहित के नाम से हो जाएगी, और उसका एक नाम और जो टोकन नंबर है वो श्रद्धालु के मोबाइल पर आ जाएगा। वही टोकन नंबर जो है पुरोहित के नंबर पे भी जाएगा, ताकि उनको याद रहे कि इनकी पूजा हमको करानी है। तो इसको लेकर जो है महाकाल प्रबंधक समिति ने व्यवस्था की है कि एक लिस्ट रहेगी, उसमें आप जो पूजा आप करना चाहते हैं उस पूजा को आपको सिलेक्ट करना होगा। उस पूजा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके नंबर पे मैसेज भी आएगा, और साथ ही महाकालेश्वर.com करके जो है वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें पुजारी और पूजा के बारे में जानकारी होगी। साथ ही जो है जो श्रद्धालु है वो जाकर इस पर बुकिंग कर सकता है। साथ ही यहाँ आकर उनको सिर्फ अपना टोकन नंबर दिखाना होगा और पुरोहित से मिलना होगा। बस जाते ही उनकी पूजा हो जाएगी, जिसमें श्रद्धालु को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और जो काम पहले घंटों में होता था वो मिनटों में होगा। और साथ ही जो है लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए महाकाल प्रबंधक समिति ने इस फैसले को लिया है, और जो है आज से ही इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये ऐसे देखने में आएगा कि श्रद्धालुओं को जो पहले काफी परेशानी होती थी, उसको जो है श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होगी, और उससे जो है आने वाले समय में श्रद्धालुओं को इससे और फायदा ही होगा, ताकि पहले जो भटकना पड़ता था वो भटकना नहीं पड़ेगा, और साथ ही श्रद्धालु जो है जल्द पूजा कर सकेंगे। फिलहाल जो है जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है, इसके बाद से ही जो श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है। बाबा महाकाल के भी अनन्य भक्त हैं, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर जो है दक्षिण मुखी है, स्वयंभू है, तो बड़ी आस्था रहती है श्रद्धालुओं की कि बाबा महाकाल के दरबार में आके जो है पूजन पाठ किया जाए, और जो उन पे जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं वो दूर हों। तो इसी के साथ जो है श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और दर्शन करने आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने जो सुविधा शुरू करने जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर नारायणपुर से, जहां धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद तनाव की हद तक पहुंच गया। दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की कोशिश की गई, तो उपद्रवियों ने नारायणपुर के SP सदानंद कुमार पर हमला कर दिया। सिर में उनके टांके लगाने की नौबत आ गई है। इड़का थाना प्रभारी और कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। थाना प्रभारी को जगदलपुर रेफर किया गया है। पुलिस के साथ हुई झड़प में कई लोग भी घायल हुए हैं। फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि हालात काबू में है। IG ने लोगों से शांति बनाए रखने की बात कही है। न्यूज़ 18 की भी आप सभी से अपील है, शांति बनाए रखें। इलाके में शांति बहाली के लिए 4 IPS ने खुद मोर्चा संभाला है। बस्तर IG सुंदरराज P भी नारायणपुर में हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।